नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में DUIS का कॉन्सेप्ट देखा और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की। अब आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक के ऊपर, इसी DUIS के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हम DUIS के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे। तो देखो, DUIS के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें ये देखना था कि जो भी हमारा गिवन इंटीग्रेशन का फंक्शन है ना, उसमें पैरामीटर क्या है। ओके, ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप था कि हम जो भी हमारा इंटीग्रेशन का फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। ओके, ये हमारा सेकंड स्टेप था। इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हमारा जो भी इंटीग्रेशन का जो भी क्वेश्चन था वो परफेक्टली DUIS मतलब ही क्या, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस तो सॉल्व करना मुश्किल है ना, इसीलिए हम क्या करते थे, हम थर्ड स्टेप में हमारा लेबनिट्ज रूल का अप्लाई करते थे। ओके, और देखो इसके बाद हम क्या करते थे, देखो लेबनिट्ज रूल अप्लाई करके हमने जो भी इक्वेशन बना है उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ओके, अगर हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर दे तब हमें आई डैश का सॉल्यूशन मिल जाएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा जो भी इक्वेशन था, जब हम उसे विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफरेंशिएट करेंगे तब हम यहाँ पे आई डैश का इक्वेशन बना रहे हैं ना, उसी को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, लेकिन हमें तो आई का सॉल्यूशन चाहिए ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सॉल्यूशन आया है उसे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर करेंगे। ओके, और लास्ट में इस इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेशन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब हमारा जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें c वाली टर्म होगी। ओके, तब हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फाइनली हमारा सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ओके, तो कुछ इस प्रकार हम DUIS के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। आ गई बात समझ में? ओके, तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमने क्विक रिकैप तो कर लिया कि DUIS के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे समझने वाली बात क्या है, हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब भी हम विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ही करेंगे। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और यहाँ पे भी विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। देखो यहाँ पे हम सिंपल कॉन्सेप्ट का एडवांटेज लेते हैं कि अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करें और बाद में उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करें तब हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था वही हमें मिलेगा। ओके, तो ये हमारे कुछ इस प्रकार स्टेप्स थी, हमें DUIS के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त कुछ बस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। ओके, जैसे जैसे आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी वैसे वैसे आपका स्पीड भी बढ़ेगा और आप जल्दी से, हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने फास्ट आप DUIS के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाओगे। ओके, तो चलो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमारा जो भी गिवन इक्वेशन है ना, जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन है, इसमें इसमें तो आपको पैरामीटर दिखेगा ही नहीं ना, इसमें आपको पैरामीटर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। वो यहाँ पे क्या है, ln ऑफ टी, वो भी टी का ही फंक्शन है, और यहाँ पे t⁻³ टी क्यूब, ये भी हमारा टी का ही फंक्शन है ना। तो इस क्वेश्चन को हम DUIS के फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो जरा। तो देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमें जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन पूछा गया है ना, इसे अगर हम नॉर्मल इंटीग्रेशन के फंक्शंस, इंटीग्रेशन के मेथड्स, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लगा के सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये बहुत ही मुश्किल जाएगा। तो इसे हम DUIS के मदद से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें सबसे ट्रिकी पार्ट क्या है, हमारा सबसे ट्रिकी पार्ट है, चलो मान लो कि इसी क्वेश्चन को हम अब कुछ इस प्रकार बना देते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 t³ -1 अपॉन ln ऑफ टी dt। अब देखो यहाँ पे हमारा पैरामीटर तो हमें कोई भी नहीं दिख रहा ना, लेकिन क्या होगा, हम अगर इस 3 को x से डिनोट कर दे, यहाँ पे t⁻³ था ना, उसको हमने t⁻x लिख लिया। ओके, इसी का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू हमारी 3 है, हम ऐसे बोल सकते हैं ना। ओके, अब देखो अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आया, हमने ये
इस इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन कैसे लिखा, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब आपका काम आसान बन गया ना। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, देखो अब हमें सिर्फ इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। आगे बात समझ में? तो देखो यहाँ पे अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू टी इस फंक्शन का इंटीग्रेट ले रहे हैं तो एल ऑफ टी भी टी का ही फंक्शन है, टी भी टी का ही फंक्शन है, लेकिन एक्स तो टी का फंक्शन नहीं है ना। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या बन गया, यहाँ पे हमारा पैरामीटर बन गया एक्स। ओके, तो देखो हमने फर्स्ट स्टेप तो सॉल्व कर दी, हमने पैरामीटर को ढूंढ निकाला। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें, चलो मान लो कि हम इस इक्वेशन को आई नाम देते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 टी रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एल एन ऑफ टी डी टी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। मतलब ही क्या, अब इसी इक्वेशन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा डी आई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 टी रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एल एन ऑफ टी डी टी। ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा ना हमारा। अब देखो यहाँ पे हमें जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन है इसे तो हम आसानी से सॉल्व कर ही नहीं सकते, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को डी यू आई एस डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन के इस इक्वेशन को अब हम लेबनिज रूल को अप्लाई कर देंगे। मतलब ही क्या, अब हम थर्ड नंबर स्टेप अप्लाई करेंगे। तो हमारा लेबनिज रूल हमें क्या बताता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1। हमारा लेबनिज रूल हमें क्या बताता है, यहाँ पे हमारा जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन था ना, यहाँ पे हमारा टी रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एल एन टी, ये जो भी फंक्शन है, अगर हम इसी फंक्शन का सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर और बाद में इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ले तो भी हमारा आंसर सेम ही होगा। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, देखो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लेबनिज रूल को अप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस इस डिफरेंशिएशन के इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो 1 अपॉन एल एन ऑफ टी, ये तो हमारा एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता ना, 1 अपॉन एल एन ऑफ टी ये तो हमारा एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो उसको हमने बाहर लिख लिया। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, चलो मैं आपके लिए और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ टी रेज टू एक्स माइनस 1 और यहाँ पे हमारा डी टी आ जाएगा। अब हमें बस इस डिफ्रेंशिएशन के टर्म को सॉल्व करना है। तो आप तो इसे सॉल्व कर सकते हो ना। देखो बाहर हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 अपॉन एल एन टी, और देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी रेज टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, देखो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स क्या होता है हमारा, ए रेज टू एक्स लॉग ए। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ टी रेज टू एक्स क्या होगा, टी रेज टू एक्स लॉग ऑफ टी बन जाएगा ना। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन की टर्म जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टी रेज टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, टी रेज टू एक्स एल एन टी माइनस 1 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 0। ओके, तो इसे हम यही से कट कर देते हैं और यहाँ पे हमारा डी टी का जैसे कि वैसा ही। अब देखो यहाँ पे एल एन टी है, यहाँ पे एल एन टी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। अब हमारा इक्वेशन क्या बचेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 टी रेज टू एक्स डी टी, कुछ इस प्रकार बनेगा ना। ओके, अब देखो अगर हम इस इक्वेशन को अब सॉल्व करें, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू एक्स डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टी फ्रॉम द लिमिट 0 to 1, तो देखो हमें पता है टी रेज टू एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हमारा क्या बनेगा, टी रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और इसकी लिमिट क्या होंगे, फ्रॉम 0 to 1। तो देखो अगर हम t के जगह पे, यहाँ पे हमने विथ रिस्पेक्ट टू t इसका इंटीग्रेट किया ना, तो हम t के जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 0 रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये क्या बनेगा, 1 रेज टू एनीथिंग इज 1 ही होता है, तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ओके, लेकिन देखो यहाँ पे हमारा फंक्शन था आई, ओके,
और जब हमने आई के फंक्शन का डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएट किया, तो क्या हम इस डी आई बाई डी एक्स को आई डैश बोल सकते हैं? जी हाँ, बोल सकते हैं। तो यहाँ भी हमने आई डैश ही सॉल्व किया। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो भी सॉल्यूशन आया है ना, वो हमारा आई डैश का ही सॉल्यूशन है। ओके, तो देखो अब हमें क्या करना है, वेट ए सेकेंड, यहाँ पे हमारा आई डैश का सॉल्यूशन क्या आया, 1/x+1। ओके, अब देखो यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। हमने यहाँ पे फोर्थ हमारा जो स्टेप है ना उसे भी सॉल्व कर लिया। हमारा फोर्थ स्टेप हमें क्या बताता है कि आई डैश का जो भी इक्वेशन है उसे हमें सॉल्व करना है। ओके, अब इसके बाद हमारे फिफ्थ स्टेप क्या है कि हमें यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन मिला है वो हमें आई डैश मिला है, लेकिन हमें ढूंढना तो आई है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, हमें जो भी आई डैश का फंक्शन मिला है ना उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। देखो हम हर क्वेश्चन में सिर्फ वही वही स्टेप्स वापस वापस रिपीट कर रहे हैं। ओके, अब आपको स्टेप्स भी पता होंगी, तो आपको ये तो बताए ना आपको क्वेश्चन किस फ्लो में सॉल्व करना है, कौन कौन से मेथड्स को, कौन कौन से स्टेप्स को आप सिर्फ फॉलो करते जाना है। ओके, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, आई इज इक्वल टू क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ आई डैश विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। ओके, तो देखो आई डैश की वैल्यू क्या है हमारी, हमारे आई डैश की वैल्यू क्या है 1/x+1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो देखो 1/x+1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, log ऑफ x+1 प्लस सी। ओके, कुछ इस प्रकार आ जाएगा ना। अब देखो, अब आपको ऑप्शंस में ये बात चेक करनी है कि क्या आपको सी की वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर सी की वैल्यू निकाले बिना ही आपका ऑप्शंस मैच होता है तो यही आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शंस में अगर आपको सी की वैल्यू कुछ दी गई है 2 4 6 0, लाइकवाइज अगर आपको ऑप्शंस में कुछ वैल्यू दी गई है तो आपको सी की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगा ना। तो सी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, देखो सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सी की वैल्यू निकालने के लिए हम हमारा जो भी आई का इक्वेशन है, ओके, हमारा आई का इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ t⁻1/ln(t)dt, और इसकी लिमिट्स की वैल्यू क्या है फ्रॉम 0 to 1। अब देखो यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या है, पैरामीटर है हमारा x। ओके, तो क्या हम अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू कुछ इस प्रकार रख दें कि i की वैल्यू 0 बन जाए, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, देखो t⁻x-1, यहाँ पे -1 है ना, तो अगर हम t⁻x को अगर 1 बना दे तो 1 - 1 0 बन जाएगा। तो t⁻x को हम 1 कैसे बना सकते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा t⁻0 1, 1 - 1 0। तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो i की वैल्यू भी 0 ही बन जाएगी ना। आ रही है बात समझ में। ओके, अब हमें इसी कंडीशन का यूज करते हुए हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, अगर हमारी x की वैल्यू 0 है तो हमारी i की वैल्यू भी 0 होती है ना। तो देखो यहाँ पे i का हमारा फंक्शन क्या है, i इज इक्वल टू लॉग ऑफ x+1 प्लस सी, वो हम यहाँ पे लिख देंगे लॉग ऑफ x+1 प्लस सी। अब देखो अगर x की वैल्यू 0 है मतलब है क्या, लॉग ऑफ 0 + 1 प्लस सी, तो हमारी i की वैल्यू भी 0 बनती है ना। तो यहाँ पे हमारा i की वैल्यू भी 0 बन जाएगी। अब देखो 0 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस सी, लेकिन हमें पता है लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0 ही होती है। इसी का मतलब क्या हुआ, c की भी वैल्यू 0 है। इसी का मतलब क्या हुआ, अगर हम इस इक्वेशन में c की वैल्यू 0 प्लग इन कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। हमारा आंसर क्या होगा, लॉग ऑफ x+1। ओके, ये हमारा i का सॉल्यूशन बन गया। लेकिन देखो सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 माना था। ओके, यहाँ पे एक्चुअल में t⁻³ -1 है, और हमने यहाँ पे क्या मैनिपुलेशन किया, हमने यहाँ पे t⁻x-1 किया। इसी का मतलब क्या, x की वैल्यू 3 है ना, तो हमारा सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें x की जगह पे 3 वैल्यू प्लग इन करनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में। ओके, अब देखो अगर हम इसी फंक्शन में x की वैल्यू 3 रख देंगे तो हमारा i का सॉल्यूशन क्या बनेगा, लॉग ऑफ, देखो यहाँ पे इन ब्रैकेट x+1 है ना, तो यहाँ पे 3 + 1, इसी का मतलब क्या, हमारा सॉल्यूशन क्या बन गया, लॉग ऑफ 4। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके, अब देखो अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे जो भी स्टेप्स दी गई ना, बस आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ओके, ठीक है।
अब हम इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इवेल्युएट द इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू माइनस ए एक्स टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स फ्रॉम द लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो इस प्रकार के जब भी हमें क्वेश्चन दिखते हैं तो हमें समझ में आता है ना कि ये डी यू आई एस के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो देखो अब हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है कि हमें पैरामीटर ढूंढना है कि पैरामीटर क्या है। अब देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, हमें इस इंटीग्रेशन के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी का मतलब क्या हुआ, देखो साइन ऑफ एक्स तो हमारा एक्स का ही फंक्शन है, यहाँ पे जो भी एक्स है वो भी एक्स का ही फंक्शन है। ये मतलब बचा क्या, सिर्फ ए। यहाँ पे ए रेस टू माइनस ए टाइम्स एक्स है ना, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ ए ही बचा। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या बनेगा, सोचो सोचो। जी हाँ, यहाँ पे हमारा पैरामीटर होगा ए। ओके, यहाँ पे हमारा पैरामीटर बन जाएगा ए। तो देखो अब हमें क्या करना है, हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस ए एक्स टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन यहाँ पे x था। ओके, अब देखो हमने सबसे पहले हमारा जो भी इक्वेशन था उसे i के भाषा में लिख लिया। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू a। मतलब क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू a तो क्या होगा, डी आई बाय डी ए इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी ए ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस ए एक्स टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे हमारा डी एक्स आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा जो भी इक्वेशन है ना, ये हमारा डी यू आई एस के फॉर्म में, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो मुश्किल है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम डी यू आई एस के क्वेश्चंस को हम कौन से फार्मूला से यूज करते हैं, हम यहाँ पे लेबनिज रूल को अप्लाई करेंगे। तो हमारा लेबनिज रूल हमें क्या बताता है, हमारा लेबनिज रूल हमें क्या बताता है कि इसी फंक्शन का सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और बाद में अगर इसका इंटीग्रेशन ले तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, और हमारा फंक्शन क्या है, ई रेज़ टू माइनस ए एक्स टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे डी एक्स जैसा कि वैसा ही। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस डिफरेंशिएशन की टर्म को सॉल्व करना है। ओके, अब देखो अगर हम इस डिफरेंशिएशन की टर्म को सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या बनेगा, चलो मैं आपके लिए इसे और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, देखो साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स ये तो ए के ऊपर डिपेंड नहीं करते ना, तो उसे हम बाहर लिख लेंगे, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, और अंदर हमारा फंक्शन क्या बचेगा, ई रेज़ टू माइनस ए एक्स, और यहाँ पे हमारा डी एक्स जैसे कि वैसा ही। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें बस ई रेज़ टू माइनस ए एक्स का डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये हमारा किस प्रकार बनेगा, देखो बाहर इंटीग्रेशन की टर्म जैसे कि वैसे ही, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, इसको हमने लिख लिया। अब हमें बस इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए, ई रेज़ टू माइनस ए टाइम्स एक्स, और यहाँ पे एक्स को यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू हमने ए इसका डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस एक्स ना, तो यहाँ पे माइनस एक्स हम यहाँ पे चिपका देंगे। ओके, और यहाँ पे डी एक्स जैसा कि वैसा है। देखो अब तो यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ ही गई होगी। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ओके, अब देखो तो इसका हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा, ये माइनस साइन को हम बाहर लेते हैं, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ x टाइम्स ई रेज़ टू माइनस ए एक्स टाइम्स साइन ऑफ x डी एक्स। ओके, देखो यहाँ तक तो हमने इसे आसानी से सॉल्व कर लिया। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको नोट डाउन करके लेना है। देखो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, आपको इसे अभी आपके नोट्स में नोट डाउन करके लेना है, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखें ना कि ई रेज़ टू माइनस ए एक्स टाइम कॉस ऑफ एक्स, या फिर ई रेज़ टू एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब भी आपको क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन दिखेगा और अगर आपको उसका इंटीग्रेशन पूछा गया है तो आपको ये फार्मूला तो पता ही होना चाहिए। ओके, इसके बिना आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या है,
इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स टाइम्स ऑफ साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो भी गिवन इक्वेशन है ना इंटीग्रेशन का, इसमें ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ पे माइनस ए है। इसी का मतलब क्या, ए की ही वैल्यू यहाँ पे माइनस ए है इस इक्वेशन में, ओके। और यहाँ पे साइन ऑफ बी एक्स है और यहाँ पे साइन ऑफ एक्स है, इसी का मतलब क्या, बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ओके। यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो भी सॉल्यूशन आपको दिख रहा है ना, इसमें ए और बी के इस वैल्यू से इस इक्वेशन को रिप्लेस कर देना है। तो हमारा आंसर किस प्रकार बनेगा, देखिए मैं आपके लिए पेन का कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइन जैसे कि वैसा ही, ओके। और यहाँ पे इन ब्रैकेट ई रेस टू ए एक्स, ए की वैल्यू क्या है माइनस ए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ई रेस टू माइनस ए टाइम्स एक्स, वेट ए सेकेंड, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है माइनस ए का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर। देखो यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या है, इन ब्रैकेट ए टाइम्स साइन ऑफ बी एक्स, ए का ही मतलब क्या माइनस ए, माइनस ए टाइम्स साइन ऑफ बी की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स ही आएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है 1, बी टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस ऑफ एक्स ही आएगा ना, ओके। कुछ इस प्रकार, ओके। तो देखो हमारा जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन था वो अब कुछ इस प्रकार बन चुका है, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट्स की वैल्यू डालनी है। लिमिट्स की वैल्यू क्या क्या थी, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, और यहाँ क्या आएगा फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ओके। लेकिन देखो यहाँ पे माइनस साइन है ना, चलो ठीक है, हम इसे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस है और यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो अगर हम देखो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, अगर हम यहाँ के माइनस माइनस टर्म्स को बाहर ले तो ये पूरी टर्म प्लस बन जाएगी ना, ओके। तो देखिए, तो ये हमारा ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ओके। ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस ए टाइम्स साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स है, इसमें से माइनस 1 की टर्म कॉमन ली और माइनस 1 इंटू यहाँ पे माइनस 1, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, ओके। तो हमारा ये सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार बन गया, ओके। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें बस एक्स के जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करनी है। देखो अगर आपके दिमाग में अभी भी डाउट होगा ना कि एक्स के जगह पे ही हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन क्यों करनी है, तो देखो हमारा सिंपल सा प्रिंसिपल क्या है, हम जिस भी फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू हमने क्या इंटीग्रेट किया, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, तो हमने यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर इंटीग्रेट किया है ना, तो यहाँ पे जो भी एक्स की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे जो भी एक्स की वैल्यूज है, जो भी एक्स के फंक्शन है, सिर्फ वहीं पे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करेंगे, ओके। आप इस बात में कंफ्यूज मत होना कि अगर आप ऐसे मत सोचना कि हमें एक ही जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करनी है, ऐसे नहीं है, ओके। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी हमारे इंटीग्रेशन का फंक्शन था उसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है। अगर हमने यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका इंटीग्रेट किया है तो हम यहाँ पे एक्स की ही जगह पे अपर और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करेंगे ना, ओके। आ रही है बात समझ में, ओके। तो देखो अगर हम अब x के जगह पे अपर लिमिट की वैल्यू प्लग इन कर दे तो क्या होगा, ई रेस टू माइनस ए टाइम्स इन्फिनिटी, मतलब कि क्या, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0, माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करनी है ना, ई रेस टू माइनस 0, ई रेस टू माइनस 0 क्या होता है हमारा, ई रेस टू माइनस 0 मतलब कि क्या, ई रेस टू 0, ई रेस टू 0 ये मतलब क्या 1, 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू ए टाइम्स साइन 0, साइन 0 तो साइन 0 ही होता है, ओके। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए टाइम्स 0 प्लस कॉस 0, कॉस 0 तो 1 ही होता है ना, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार बन जाएगा। तो इसी का सोल्यूशन क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू दिस टर्म, यही आएगा ना। अब देखो यहाँ पे हमारा जो भी सोल्यूशन आया है ना, वो हमारा आई डैश का सोल्यूशन है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा जो भी गिवन इक्वेशन था ना उसे हमने आई माना था, ओके। अगर ये आई है और अगर इसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इस आई को मैं क्या आई डैश लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो भी ये इक्वेशन ना, इसी को सॉल्व करते करते तो हम यहाँ तक आए हैं ना, इसी का मतलब क्या हुआ, यही हमारा आई डैश का सोल्यूशन है, ओके। अब देखो हमने आई डैश की वैल्यू तो निकालनी, लेकिन हमें तो देखो अगर हमें आई की वैल्यू निकालनी है और अगर हमारे पास अभी आई डैश का सॉल्यूशन है
तो आई डैश से हम आई कैसे निकाल सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। चलो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डैश विथ रिस्पेक्ट टू सेम पैरामीटर, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ए। हमने आई का डिफ्रेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू ए, और अगर हमें सेम फंक्शन वापस चाहिए तो हम उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेम पैरामीटर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डैश की वैल्यू क्या है, निगेटिव को हम बाहर रखते हैं, 1/1 प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे डी ए आ जाएगा। देखो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो वो क्या आएगा, नेगेटिव साइन जैसे कि वैसे ही, नेगेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ ए प्लस सी, कुछ इस प्रकार आ जाएगा ना। ओके, तो देखो ये हमारा आई का सोल्यूशन बन गया। अब देखो आपको बस इसी इक्वेशन को अब ऑब्जर्व करना है और ऑप्शंस के साथ मैच करने की कोशिश करनी है। अगर आपका डायरेक्टली सॉल्यूशन कुछ ऑप्शंस में इस प्रकार दिया होगा कि नेगेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ ए, तो आपका यही सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आपको सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी गई है तो आपको सी की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। अब देखो, अब हम इस सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे हमारा आई का जो भी फंक्शन है ना, इसमें अगर हम पैरामीटर की वैल्यू कुछ इस प्रकार रख दें, अगर हम पैरामीटर की वैल्यू कुछ इस प्रकार रख दें कि जिससे कि हमारा जो भी आई का फंक्शन है वो जीरो बन जाए। अगर हम इस आई के फंक्शन में ए की वैल्यू कुछ इस प्रकार रख दें जिससे कि हमारा पूरा आई का फंक्शन जीरो बन जाएगा, तो चलो हम चेक करके देखते हैं। अगर हम इस ए के जगह पे जीरो रख दें तो क्या होगा, ई रेस टू माइनस जीरो टाइम्स एक्स, मतलब ही क्या, ए रेस टू जीरो वन, ई रेस टू जीरो वन होता है, 1 × sin ऑफ x अपॉन एक्स, तो यहाँ पे क्या बचा, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ओके, तो यहाँ पे आई का फंक्शन तो जीरो नहीं बन रहा। अब देखो, अगर हम इस ए के जगह पे हम इन्फिनिटी रख दें, अगर हम इस ए के जगह पे इन्फिनिटी रख दें तो क्या होगा, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, इसी का मतलब क्या हुआ, आई का फंक्शन भी जीरो बन जाएगा। ओके, तो अगर हम ए का वैल्यू इस फंक्शन में, आई के फंक्शन में इन्फिनिटी रख दें तो हमारा आई का वैल्यू भी जीरो बन जाएगा ना। इसी कंडीशन का यूज करते हुए अब हम क्या करेंगे, देखो अगर ए की वैल्यू इन्फिनिटी है तो आई का फंक्शन हमारा जीरो बन रहा है। ओके, इस कंडीशन को यूज करके अब हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो ये क्या होगा, आई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ ए प्लस सी। अब देखो, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, प्लस सी, और अगर ए की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो आई की वैल्यू क्या है, जीरो। इसी का मतलब क्या हुआ, सी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, और हमें पता है tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी मतलब ही क्या, पाई/2, क्योंकि देखो tan ऑफ पाई/2 की ही वैल्यू इन्फिनिटी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। ओके, ये तो सब बेसिक बातें हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है हमारी पाई/2। तो हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू पाई/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ ए। ओके, ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, तो देखो हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो भी बेसिक स्टेप्स थे ना, हमने बस उनको ही फॉलो किया। ओके, तो आप इन्हें चेक भी कर सकते हो। देखो अभी अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, वो कुछ इस प्रकार था, इसका एंड रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार है ना। ओके, तो आपको ये जो भी रिजल्ट आपको यहाँ पे मिला है ना, इसको आपको आपके नोट्स में ऐड करना है। ओके, तो देखिए अभी आपने इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को तो आपके नोट्स में ऐड कर ही लिया होगा। अब क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्या, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खुद से कोशिश करो। मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ।
ओके, तो देखो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी ना, क्या हम इस इक्वेशन को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट, ई रेस टू माइनस ए टाइम्स एक्स टाइम्स साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। इसका हमारा सोल्यूशन क्या है, पाई बाय टू माइनस tan इनवर्स ऑफ ए। ओके, अब देखो, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें सिर्फ साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स यही टर्म दी गई है ना, यहाँ पे तो ए रेस टू माइनस ए एक्स की टर्म ही नहीं है। तो क्या होगा अगर हम इसी इक्वेशन में ए की वैल्यू जीरो रख दें, अगर हम इसी इक्वेशन में ए की वैल्यू जीरो रख दे तो ये भी क्या बनेगा हमारा, ई रेस टू जीरो वन, वन इंटू साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, मतलब ये कुछ इस प्रकार में कन्वर्ट हो जाएगा ना। इसी का मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ पे जो भी गिवन क्वेश्चन पूछा गया है ना वो इसी फॉर्म में है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे ई रेस टू माइनस ए एक्स की टर्म आपको दिख नहीं रही ना, वो कुछ इस प्रकार है क्योंकि वहाँ पे ए की वैल्यू जीरो है। ओके, देखो यहाँ पे ई रेस टू माइनस जीरो टाइम्स एक्स क्या होगा, जीरो, ई रेस टू जीरो का ही मतलब क्या, वन, वन इंटू साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, तो इसी प्रकार में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, हमारे यहाँ पे जो भी ये गिवन इक्वेशन है ना, जो भी आंसर है ना, इसमें ए की जगह आपको जीरो प्लग इन करना है। तो आपका सोल्यूशन क्या बनेगा, पाई बाय टू माइनस tan इनवर्स ऑफ जीरो, लेकिन tan इनवर्स ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है। तो आपका सोल्यूशन बन जाएगा पाई बाय टू। ओके, तो इसी का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपका सोल्यूशन बन जाएगा पाई बाय टू। ओके, आपका ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बन गया। ओके, आ रही है बात समझ में। ओके, तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियोज में और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप क्या करना, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं ना उनको स्टेप वाइज हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं बस उतना ही ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। आपको समझ में आ जाएगा कि हर क्वेश्चन में, हर हमारे डी यू आई एस के क्वेश्चन में हमने सिर्फ और सिर्फ सेम स्टेप्स, सेम मेथोडोलॉजी को फॉलो किया है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले हमारा जो भी क्वेश्चन है ना उसमें पैरामीटर क्या है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारा जो भी क्वेश्चन है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन डी यू आई एस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डी यू आई एस के क्वेश्चन के फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे आसान बनाने के लिए, उसे आसान भाषा में सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, लेबनिज रूल का यूज़ करते हैं। उसके बाद जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब हमें आई डैश का वैल्यू मिलेगा। अब आई डैश का वैल्यू जो हमें मिला है, जो भी फंक्शन मिला है, उसे वापस आई में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे वापस आई में कन्वर्ट करने के लिए हम उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और बस उसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको बेसिक डिफरेंशियल, बेसिक इंटीग्रेशन के टर्म्स का फंक्शन वैल्यू नहीं पता, जैसे कि साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है माइनस साइन ऑफ एक्स, जैसे कि अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल के टर्म्स नहीं पता तो आपको क्या करना है, उन टर्म्स को बस एक बार अच्छे से देख लेना है। क्योंकि जब भी हम डी यू आई एस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब हमें सिर्फ बेसिक बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के टर्म्स का ही फंक्शन पता होना ज़रूरी है, उसके बिना हम इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और हमारे जो भी अल्फा फंक्शन, जो भी हमारा गैमा और बीटा फंक्शन हम सॉल्व करने वाले हैं इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में, उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होंगी। ओके, तो ठीक है।